पिताजी जल्दी से कागजों पर साइन कर दो वरना, कहते हुए अमर ने अपने पिता सत्यप्रकाश जी की गर्दन पकड़ ली। बुजुर्ग सत्यप्रकाश जी की गर्दन बेटे ने इतनी तेज पकड़ी कि उनका सांस फूलने लगा। अपने पति की ऐसी हालत देखकर शारदा जी से बर्दाश्त ना हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? और उन्होंने आंगन में सत्यप्रकाश जी की रखी लाठी बेटे में ऐसी बजाई कि उसे दिन में तारे नजर आने लगे। अपने पति को इतनी बुरी तरह पिटता देख दीपाली के होश उड़ गए। पति को बचाने बीच में पड़ी तो आज शारदा जी ने बहू को भी नहीं छोड़ा और उसके भी मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ बजा डाले। अब लगाकर दिखाओ जरा मेरे पति को हाथ, इन हाथों को ही ना तोड़ दूं तो मेरा नाम शारदा देवी नहीं। अपनी माँ का ऐसा खतरनाक रूप देख बेटे और बहू के होश उड़ गए। शारदा जी का ऐसा रूप आज बेटे और बहू ने पहली बार देखा था। सत्यप्रकाश जी और शारदा जी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। इसी बात का बेटे और बहू फायदा उठाते थे। अपने ही घर में उनसे नौकरों से भी बदतर व्यवहार होता था। बहू जरा एक कप चाय बना दे। चारपाई पर बैठे सत्यप्रकाश जी ने अपनी बहू दीपाली से बहुत ही सहजता से कहा, पापा आप क्या दिन भर चाय पीते रहते हो? दीपाली परेशान हो जाती है। दिन भर चाय बनाते बनाते वह थक जाती है और बर्तन भी कितने हो जाते हैं। जब बने तब पी लिया करो। दीपाली को अलग से ऑर्डर मत दिया करो। अमर अपने पिताजी से गुस्सा होते हुए बोला और अपने कमरे में चला गया। बेटे की बात सुनकर सत्यप्रकाश जी अपमान का घूंट पीकर रह गए थे। सिर्फ एक चाय के लिए इतना सुनना पड़ता है। दुकान में जब काम करते थे तो चाय पीने की लत लग गई थी। तब शारदा घर पर भी जब चाहो बना देती थी। अभी भी शारदा बना सकती है पर बहू उसे भी ताना दे देती है कि आप तो दूध को पानी की तरह बहाती हैं। पिताजी सारा दूध चाय में पी लेंगे तो मेरे बच्चे क्या पिएंगे? बहू की बातों से शारदा जी का मन भी आहत रहता था। तभी तो वह अपनी मर्जी से रसोई में कुछ भी नहीं बनाती थी। जो बहू ने कह दिया वह कर देती थी। एक दिन जब शारदा जी रोटी बना रही थी तब बहू आकर रोटी चेक करने लगी। माँ जी आपसे कितनी बार कहा है कि रोटी में ज़्यादा घी मत लगाया करो। घी कितना महंगा आता है। अब इस उम्र में इतना घी का खर कहाँ जाओगे? अपच हो जाएगी और फिर आप दोनों तो बस जुबान हिला दोगे डॉक्टर के पास जाने के लिए। एक तो घी महंगा और ऊपर से डॉक्टर का बिल महंगा। पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। वैसे ही आप लोगों के बहुत खर्चे हैं। अपनी बहू की बातें सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उन्होंने घी को हाथ भी नहीं लगाया। हालांकि घी के बिना रोटी उनके गले से नहीं उतरती थी, फिर भी वह कोशिश करती थी और सत्यप्रकाश जी को भी समझा देती थी। एक दिन दीपाली ने अपने मायके वालों को बुलाया। वह सुबह से तैयारी में लगी हुई थी। घर पकवानों की खुशबू से भर गया था। मटर पनीर, पूरी, चावल, हलवा और भी अनेक तरह के व्यंजन। पूरे घर में पकवानों की खुशबू फैली थी। पिताजी आप और माँ आज कमरे से बाहर नहीं निकलना। या तो किसी मंदिर में चले जाओ या किसी पार्क में। दीपाली के मायके वाले आ रहे हैं। बड़े ही पैसे वाले हैं वो लोग। आप लोग उनके सामने आओगे तो मेरी इमेज कम होगी, इसलिए अंदर ही रहना। ठीक है बेटा, हम यहीं कमरे में रहेंगे, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। शारदा जी ने आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी बहू ने बाहर से ताला लगा दिया। दिन भर हो गया, खाने का भी समय हो गया, पर ससुराल वालों की खातिरदारी में बेटे और बहू ने उनसे खाने को भी नहीं पूछा। पानी भी खत्म हो गया था। शारदा जी ने पानी के लिए दरवाज़ा खटखटाया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बेचारे दोनों पति पत्नी रात भर भूखे प्यासे सो गए। हालांकि ऐसे में नींद आना मुश्किल था। बहू के मायके वाले भी रात को ही जा चुके थे। सुबह दरवाजे पर आहट हुई और दरवाज़ा खुला तो शारदा जी को राहत की सांस आई। बहू तेरे ससुर रात भर के भूखे हैं, उनके लिए खाना दे दे। रात का बच गया होगा वही दे दे। नहीं, खाने में तो कुछ नहीं बचा और जो कुछ बचा भी था वह मैंने बाहर फेंक दिया। आपको जल्दी उठकर बोलना चाहिए था। अब एक काम करो माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। बर्तन से सिंक भरा है, जल्दी से उन्हें साफ कर दो। शारदा जी मन मारकर बर्तन साफ करने लगी। बहू ने अपने और बेटे के लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाए और नाश्ता करने लगी। शारदा जी खाने के लिए बेटे और बहू के पास आकर खड़ी हो गई। माँ जी आप और पापा जी के लिए नाश्ते में रोटी सेक लीजिए, आलू का मसाला ख़त्म हो गया है। शारदा जी बर्तन छोड़कर
शारदा जी मुड़ी ही थी कि दीपाली फिर बोली, माँ जी पहले बर्तन तो साफ कर लो। शारदा जी जल्दी से बर्तन मांज फटाफट अपने और सत्यप्रकाश जी के लिए रोटी सेक कर अचार के साथ लेकर कमरे में पहुंच गई। बिना चुपड़ी रोटी सत्यप्रकाश जी से खाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, फिर भी वह खा रहे थे। यह देखकर शारदा जी की आंखें नम हो गई। जिस बेटे को सदा घी खिलाया उसी ने 2 समय के खाने के लिए भी तरसा दिया। शादी के न जाने कितने साल बाद भगवान ने शारदा जी की गोद भरी थी। बेटे के आने से उनके जीवन का अकेलापन खत्म हो गया था। अमर घर का इकलौता और लाडला था, पर बहू के आने के बाद वह बिल्कुल बदल गया। माँ बाप तो अब जैसे उसे बोझ लगने लगे थे। बेटा बहू खुद पर कितना भी खर्च कर ले, पर जहाँ माता पिता पर खर्च करने की बारी आती तो बेटा और बहू उन्हें बुरी तरह जलील कर देते। बीमारी के प्रति लापरवाही ने सत्यप्रकाश जी को और भी बीमार बना दिया। बेटे ने उन्हें कभी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया, बस घरेलू इलाज से जीवन चल रहा था। पहले वह अपनी दुकान की कमाई से हाथ में कुछ पैसे रहते थे, पर बेटे ने वह दुकान भी छीन ली। अब एक एक पैसे के लिए बेटे और बहू के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। दोनों की स्थिति दयनीय हो रही थी। बहू के साथ साथ बेटा भी परवाह नहीं करता था कि माँ बाप ने खाना खाया या नहीं, दवाई घर में है या नहीं। इतना सब तो ठीक था, लेकिन जब एक दिन संडे का दिन था, दोपहर में सत्यप्रकाश जी रसोई में पानी पीने जा रहे थे, तो बेटे और बहू की बातें सुनकर उनके कदम वहीं के वहीं रुक गए। अमर, हम इस घर और प्रॉपर्टी को बेचकर कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हारे माँ और पिताजी को किसी वृद्धाश्रम में भेज देंगे। पर दीपाली, वह कैसे होगा? सब कुछ तो पिताजी के नाम है, फिर यह घर कैसे बिकेगा? अरे अमर, तुम भी बेवकूफ़ हो। प्रॉपर्टी के कागजात पर पिताजी से धोखे से साइन करवा लेंगे। दीपाली मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन सारे कागजात तो पिताजी के पास है। उनकी टेंशन तुम मत लो अमर, वह कागजात मैं उनकी अलमारी से ले आई हूँ। कल जब माँ और पिताजी आंगन में बैठे थे तो मैं उनके कमरे में गई थी। मैंने देखा तो उनकी अलमारी खुली हुई थी। प्रॉपर्टी के कागजात भी साफ नजर आ रहे थे, तो मैं उठा लाई। दीपाली, तुमने तो कमाल कर दिया। अमर पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए बोला। बाहर खड़े सत्यप्रकाश जी बेटे और बहू की बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और पानी का भरा गिलास उनके हाथों से छूट गया। आवाज़ सुनकर बेटे और बहू बाहर आ गए। सामने पिता को देख दोनों हड़बड़ा गए। उधर से शारदा जी भी दौड़ी चली आई। वाह बेटा वाह, क्या खेल रचा है दोनों ने। तुम इतना नीचे गिर जाओगे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सत्यप्रकाश जी दुखी मन से बोले, पिताजी अब आप सब कुछ जान ही चुके हैं, तो यह लीजिए प्रॉपर्टी के कागजात। यह घर और प्रॉपर्टी सब हमारे नाम कर दो। मैं और मेरी पत्नी यहाँ नहीं रहना चाहते, हम कहीं बाहर रहेंगे। और रही बात आपके रहने की, तो आप चाहे तो वृद्ध आश्रम में रह सकते हो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा किराए का कमरा ले दूंगा। बेटे की बात सुन शारदा जी खड़ी की खड़ी रह गई। सत्यप्रकाश जी बोले, हमारा घर होते हुए तू हमें वृद्धाश्रम या किराए पर रखेगा? तूने ऐसा सोचा भी कैसे? पिताजी, मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी से साइन कर दो। नहीं करूँगा, सत्यप्रकाश जी चिल्लाकर बोले। मैंने कहा पिताजी, जल्द से जल्द इन कागजात पर साइन कर दो, वरना। कहते हुए अमर ने अपने पिता की गर्दन पकड़ ली। बूढ़े पिता की गर्दन बेटे ने इतनी तेज पकड़ी कि अपने पति की ऐसी हालत देखकर शारदा जी से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने आंगन में सत्यप्रकाश जी की रखी लाठी बेटे में ऐसी बजाई कि उसे दिन में तारे नजर आने लगे। अपने पति को इतनी बुरी तरह पिटता देख दीपाली के होश उड़ गए। पति को बचाने बीच में पड़ी तो आज शारदा जी ने बहू को भी नहीं छोड़ा और उसके भी मुंह पर थप्पड़ थप्पड़ बजा डाले। अपनी माँ का ऐसा खतरनाक रूप देख बेटे और बहू के होश उड़ गए। बेशरम, तूने अपने पिता पर हाथ उठाया। आज तूने जो किया उसके लिए तो हम तुझे जिंदगी भर भी माफ नहीं करेंगे। निकल जा अभी के अभी हमारे घर से, वरना ऐसा 100 नंबर पर फोन मिलाऊंगी कि जो भी कसर बाकी रह गई है वह भी पूरी हो जाएगी। पुलिस के डर से बेटे और बहू ने फटाफट अपना सामान बांधा और वहां से निकल गए। आज शारदा जी ने बेटे और बहू को ऐसा सबक सिखाया कि आज का दिन उन्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। बेटे और बहू की ऐसी नीच हरकत देख सत्यप्रकाश जी ने उसे अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया था। क्या दोस्तों, माता पिता ने सही किया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।